नमस्ते। आप पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा और साहित्य, जिसका कोर्स का कोड है BSKLA 135। और अब तक आपने वर्ण से बनने वाले शब्दों का परिचय प्राप्त किया है। इन शब्दों का और भी कुछ परिचय है। आज की चर्चा उन्हीं के बारे में होगी। उनमें से एक है पुरुष तथा वचन। तो ये दोनों ही चीज़ें संस्कृत भाषा में किस तरह से कार्य करती हैं, आज हम यही सीखेंगे। तो जैसे पुरुष, अब पुरुष शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में आता है कोई मेल, जिनको हम पुरुष स्त्री ऐसे कहता समाज में। परंतु क्या पुरुष का अर्थ भाषा सीखते हुए भी वही है? बिल्कुल नहीं। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति, जिसको हम पर्सन कहते हैं। पर्सन भी पर्सोना लैटिन भाषा से बना है। ऐसे ही पुरुष शब्द भी संस्कृत भाषा में इसका एक यौगिक अर्थ है, जिसका अर्थ होता पुरी शेते इति पुरुषः। पुरी अर्थात जो किसी पुरी, जैसे अयोध्या पुरी, किसी भी नगर के पीछे हम पुर लगा हुआ देखते हैं, तो पुर का अर्थ एक तरह से नगर, नगरी होता है। तो पुरी अर्थात शरीर में, किसी नगर में, शेते सोने वाला, रहने वाला पुरुष कहलाता है। तो इस व्याख्या से, इस एटमोलॉजी से पुरुष शब्द का अर्थ क्या निकला कि ऐसी कोई चीज़ जो किसी शरीर में रहती हो। तो इस शरीर में, जिसको हम मनुष्य शरीर कहते हैं, इसमें आत्मा रहती है। तो आत्मा के लिए ही संस्कृत साहित्य में पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे जब भाषा का विकास होता है या भाषा प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है, तो वो शब्द कभी कभी रूढ़ हो जाते हैं। तो आज वर्तमान में आप पुरुष शब्द से अर्थ लेते हैं कोई मेल, जिसको हम इंग्लिश में मेल कहते हैं, पुरुष शरीर का वाचक हो गया है। जबकि अब यहाँ भाषा सीखते हुए पुरुष शब्द का अर्थ क्या होगा? एक पर्सन, व्यक्ति। तो देखिए, भाषा का प्रयोग व्यक्ति ही करते हैं। अब जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कोई तीसरी चीज़ की, हम संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात करने वाला, सुनने वाला, और जिस विषय में या जिस व्यक्ति के बारे में या कोई भी एक टॉपिक जो लेकर के हम बात कर रहे होते हैं, ये सब हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, उनको व्यक्त करते हैं। तो जैसे जो बात करने वाला है उसको मैं कहते हैं, मैं बात कर रही हूँ। तो अब इस समय मैं सोनिया नहीं बोलूँगी कि सोनिया बात कर रही है। ये सेंटेंस जब बोला, वाक्य बोला, तो इट मीन्स कोई एक पर्सन, किसी थर्ड जो वहाँ नहीं है, उसके बारे में बता रहा है। तो बोलने वाला जो बात करते हुए सामने है, जो अभिव्यक्त कर रहा है, वक्ता है, उसको मैं कहते हैं, हिंदी में मैं। उसी को ही संस्कृत में अहम कहते हैं। इंग्लिश को जैसे आई एम उसके साथ में प्रयोग करते हैं। और जिससे बात की जा रही है, जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो एक तो आप कह के संबोधन किया जाए, एक सामने वाले को तू या तुम के माध्यम से भी संबोधित किया जाता है। तो यहाँ हम विशेष रूप से केवल तू या तुम जो सामने है उसके लिए प्रयोग करते हैं, तू या तुम का प्रयोग। तो एक ये चीज़ हो गई। और जिसके बारे में, जो मैं और तुम, सामने वाले और बोलने वाले से अलग किसी विषय में जब बात हो रही है, वो अन्य, उसकी जगह हम किसी का नाम या उस नाम की जगह पर कोई सर्वनाम, प्रोनाउन का प्रयोग करके अपनी भाषा में वाक्य प्रयोग करते रहते हैं और किसी विषय को समझाते रहते हैं। तो ये जो तीन चीज़ें बनी, तीन वर्ग बने, इनको हम तीन चीज़ों में बांट सकते हैं। एक तो ये कि जो कहने वाला है, दूसरा होगा जो सुनने वाला है, और तीसरा होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जो संस्कृत में इनको लिखने का एक क्रम है, हम सबसे पहले अन्य पुरुष, जो अन्य है, उसकी बात जब कर रहे हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं। और इसका एक टर्मिनोलॉजी, पारिभाषिक नाम दिया इन कैटेगरी का, जो अभी अभी हमने बात की कि बात करने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात हो रही है, इन तीनों को एक नाम दिया और उसको कहा जाता है पुरुष। तो जो अन्य है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है भाषा में लिखते हुए।
तो कैसे वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ जो अन्य है उसके लिए कहा जाता है प्रथम पुरुष, फर्स्ट, प्रथम। सामने वाला, अब जैसे आप हैं सामने वाले, उनके लिए जब तू का प्रयोग या तुम का प्रयोग कर रहे होंगे तभी वो जो सामने वाला है उसको कहा जाएगा मध्यम पुरुष, और जो बोलने वाला है उसके लिए आता है उत्तम पुरुष। पर लिखने के क्रम में सबसे पहले होता है प्रथम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष और उसके बाद होता है उत्तम पुरुष। थोड़ा सा हम इसको अंग्रेजी भाषा से और समझ करके विषय की स्पष्टता करेंगे। जैसे प्रथम पुरुष, इंग्लिश में जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ही, शी, इट, दे या किसी का भी नाम, वो सब क्या है, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और जो यू है और यू से रिलेटेड जितनी भी और शब्दावली है उनको हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और जो बोलने वाला है उसको हम कहते हैं इंग्लिश भाषा में फर्स्ट पर्सन। परंतु यहाँ पर क्या है, थर्ड को तीन ना करके उसको तीसरे नंबर पर नहीं लिखना है। थर्ड से हम अपने मूल संस्कृत भाषा को देखेंगे तो जो थर्ड पर्सन है इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, वही संस्कृत में प्रथम पुरुष है। जो अंग्रेजी भाषा में सेकंड पर्सन जिसको कहा जाता है, संस्कृत में वह मध्यम पुरुष है, और जिसको हम फर्स्ट पर्सन इन इंग्लिश, वही हमारा संस्कृत भाषा में उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ये सब जो वाक्य प्रयोग कर रहे हैं सेंटेंस में भाषा बोलते हुए, उसमें जो प्रयोग होने वाले पद हैं, अब पद यहाँ आप भूलेंगे नहीं, हमने पहले सीखा था। पद क्या है, पद वही ओधा नहीं, कोई आपकी पोजीशन नहीं, पोस्ट नहीं, बट भाषा सीखते हुए पद का क्या अर्थ है, ऐसे वर्णों की एक सार्थक ध्वनि का समूह जिनको कि शब्द कहा जाता है, वो ध्वनियाँ सार्थक हों, किसी न किसी अर्थ की प्रतीति उनके माध्यम से हो रही हो, उसको क्या कहा जाता है संस्कृत भाषा में, पद। और वो भी पद जैसे हमने देखे थे ना, 4 प्रकार के हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग या निपात। पर हमने मुख्य रूप से यहाँ से 2 ही सीख रहे हैं अभी प्रथम स्तर पर। वो क्या थे, नामपद और आख्यात, जिनको क्रियापद भी कहा जाता है। नामपद ही शब्द रूप हैं, जिनको राम है रामो रामः, बालक है बालको बालकः, ये शब्द रूप आपने कभी बचपन में सीखे होंगे। ऐसे ही धातु रूप जिनको क्रियापद और जिनको आख्यात पद कहा जाता है, पठति पठतः पठन्ति इत्यादि। तो ये कुछ पदों की विशेषताएं थी। और पद कौन से, केवल नाम पदों के, म, तू या अन्य, ये किसी न किन्हीं नाम पदों के ही विशेषण हैं। म इज अ पर्सन, एक नाउन है, एक संज्ञा है, उसके लिए मैं का प्रयोग किया जा रहा है। तू, तुम, सामने वाला भी कोई व्यक्ति है, कोई संज्ञा है, कोई एक पदार्थ है, द्रव्य है, और वह हमसे कांटेक्ट कर रहा है, बात कर रहे हैं, तो उस पर्सन के लिए हमने कहा मध्यम पुरुष। ऐसे ही जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो भी कोई एक पदार्थ है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई निर्जीव चीज़ भी हो सकती है, परंतु उन सबको हमने क्या कहा, प्रथम पुरुष। अब थोड़ा सा प्रथम पुरुष को और समझते हैं। प्रथम पुरुष में जैसे कहा था ना कि जिसके अन्य के बारे में बात की जा रही हो, परंतु जब सामने वाले को हम आप कह के बोल देते हैं, जैसे अब मैं आपसे बात करते हुए कहूँ कि क्या आपने अभी तक सीखा, आप पढ़ रहे हो, ये जब कहा तो यहाँ पर आप प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष आप सामने हैं, परंतु जब मैं संबोधन तू या तुम करके कहेंगे तब ये तू या तुम मध्यम पुरुष होगा। परंतु जब सामने वाले को आप कह करके संबोधित किया जाता है तब वह प्रथम पुरुष हो जाता है। प्रथम पुरुष होने से होगा क्या, ये अंतर आपको आगे पता चलेगा, थोड़ा सा ही आगे। तो प्रथम पुरुष में आपकी संस्कृत, अब आप ऐसे कैसे संस्कृत में तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो पुल्लिंग है तो उसके लिए कहते भवान, भवान पठति। और अगर पढ़ने वाला आप सामने जिसको कहा जा रहा है वह कोई फीमेल है, स्त्री है, तो उसके लिए कहा जाता है भवती। अब यहाँ पर त पे देखिए दीर्घ ई की मात्रा है, और जो भवती, भवतः, भवन्ति जहाँ पर क्रिया रूप के रूप में प्रयोग किया जाता है वहाँ पर
ह्रस्व ई आता, आगे से त के आगे से ई की मात्रा मिलेगी, यहाँ पर बड़ी है पीछे से, भवती, स्त्रीलिंग बनाइए। और प्रथम पुरुष में क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम। हम बात कर रहे हैं कि राम स्कूल जा रहा है, अरे तुझे पता है आज राम स्कूल गया। अब इस बात में जो वाक्य प्रयोग किए जा रहे हैं राम के बारे में, तो किसी पर्सन के बारे में, उनको जब हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं तो उनके रूप चलते हैं। कैसे चलेंगे वो हम आगे जरूर पढ़ेंगे, तो आज घबराना नहीं है, केवल कर्ता के रूप में जब बात की जा रही है वो सीखना है। तो कोई भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जितनी भी संज्ञाएं हैं, नाउन हैं इसमें जिनके लिए हम प्रयोग करते हैं, वो सब के सब प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। और जितने सर्वनाम हैं उनके स्थान पर अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो भी क्या कहलाएंगे, प्रथम पुरुष हो जाते हैं। म भी एक सर्वनाम है, पर म को अलग कर दीजिए, म, मेरा, हमारा, हम सब, ये सब उत्तम पुरुष हैं। तू, तुम, तुम्हारा, तुम सब, ये मध्यम पुरुष हैं। और इससे अलग अब जो भी कुछ बच गया सब प्रथम पुरुष। अब सामने वाले में आप भी आए हैं, भगवान भी आए हैं, आप प्रथम पुरुष हैं। ठीक है। अब बात हम कई बार कर भी चुके हैं कि मध्यम पुरुष क्या है, तू, त्वम। और त्वम में सामने वाला चाहे स्त्री है या पुरुष है, हम तू या तुम करके ही प्रयोग करते हैं, तो दोनों के लिए वो कॉमन है, समान है, त्वम ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही जब म अहम किया गया उत्तम पुरुष में, ये भी पुरुष हो या स्त्री हो, जो आज वर्तमान समय में पुरुष का अर्थ जो है वो कोई मेल है या फीमेल है, दोनों ही प्रयोग करेंगे म के लिए अहम, और वो अहम शब्द ही क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। तो तीनों लिंगों में, चाहे नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाए अहम, मान लीजिए कोई कहानी सुना रहा है, उसमें फल या वृक्ष, फल कोई अपनी ओर से, उसकी ओर से हम वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, फल कहता हो कि मैं मीठा हूँ, तो अहम, तो म वहाँ पर भी फल के लिए जो हमने सर्वनाम प्रयोग किया म उस समय, तो वो भी क्या होगा, अहम ही होगा। तो तीनों लिंगों में ही मध्यम पुरुष में त्वम एक वचन में और उत्तम पुरुष में अहम, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अब इनका और वचन आपस में वहाँ पर भी संबंध हैं, तो एक बार थोड़ी सी चर्चा करते हैं वचन। अब फिर वही वचन क्या है, क्या वही जो हम कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन ना जाएं, वादा, प्रोमिस, क्या वचन का अर्थ यही है? जी नहीं। हर एक प्रसंग में, हर एक कॉन्टेक्स्ट में कुछ कुछ शब्दों के अर्थ उस प्रसंग के अनुसार समझने चाहिए, तभी हम उसका जो निहित भाव है वो समझ सकते हैं। अब भाषा की बात की जा रही है, संस्कृत भाषा में, वो भी हम व्याकरण सीख रहे हैं, तो यहाँ वचन का अर्थ क्या होगा, जो हम संख्यावाचक शब्द प्रयोग करते हैं कि हमारा कर्ता एक वचन है, एक हैं कि दो हैं या बहु हैं। बात करने वाले भी, जो बात किया जा रहा है कि मैं पढ़ाता हूँ या कहीं हम पढ़ा रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, हम भारतवासी, जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये उसी म के ही विविध रूप हैं जो इस तरह से परिवर्तित हुए, परंतु वो किस में हुए, बहुवचन में, अनेक के वाचक जब हम सब, तो वो वचन, वो संख्यावाचक पद क्या कहलाते हैं, वचन। तो कितनी संख्याएं हैं, वैसे तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं हैं, पर मुख्य रूप से एक, दो और दो से ज़्यादा, ये तीन प्रकार से विभाजन इसमें किए गए हैं। तो वचन का अर्थ क्या हो गया, कहना भी होता है कि संज्ञा के लिए जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या अधिक होने का या एक होने का पता चलता है, उसको वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो से क्या कहा गया, वचन कहा गया। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया, क्रिया भी हमें बताती है कि वह एक वचन है कि द्वि है कि बहुवचन है। तो इस तरह से क्या हो गया कि जिस पद से हमें संख्या द्योतित हो रही है, संख्या का पता चल रहा है, वो वचन कहलाते हैं। तो हिंदी में जैसे एक है, बहुवचन है, लड़का, लड़के, लड़की, एक लड़की, लड़कियां, दो होंगी तो तब भी हम कहेंगे लड़कियां जा रही हैं, दो लड़के जा रहे तब कहेंगे लड़के जा रहे हैं। तो हिंदी में हमारे पास दो ही हैं, इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल। संस्कृत भाषा में
और कुछ अन्य भाषाओं में, अन्य जो विदेशी भाषाएं हैं उनमें भी, प्राचीन भाषाओं में 3 वचन मिलते हैं। और वो 3 वचन क्या हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन तीनों में पीछे एक साथ लगाया, एक, द्वि और बहु। तो एक का जब प्रयोग किया जा रहा है कि बालक पढ़ता है, इसमें हमें पता चल रहा है कि एक बालक पढ़ रहा है। तो ये बालक शब्द हमें किसकी प्रतीति करा रहा है? एक संख्या की। तो इसलिए ये एक वचन है। पठती, यह पढ़ता है, ये क्रियापद भी हमें एक कोई व्यक्ति पढ़ रहा है इसका भी बोध कराता है, इसलिए यह एक वचन है। द्विवचन, जहाँ 2, केवल 2, ये नहीं कि एक से ज़्यादा जितने भी हों उनमें द्विवचन लगा देंगे, नहीं, मात्र जब 2 होंगे उसको कहने के लिए संस्कृत में एक द्विवचन भी है। और जब 2 से ज़्यादा होंगे तब उनको कहने के लिए हम प्रयोग करते हैं बहुवचन। ठीक है। अब कुछ और विशेष बातें हैं, जैसे जब जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग होता है कि बालक चंचल होते हैं, सभी बालक चंचल होते हैं, तो बाला है चपल भवती, कॉमन उसकी बात की जा रही है, सबको इंक्लूड करके, तो वो एक बन जाता है। जैसे इंग्लिश में भी ऑल इज वेल ऐसा कहा गया, इज लगा ऑल जब कहा, क्योंकि वो सबको इंक्लूड करके एक बन गया। ऐसे ही जो एकोनविंशति, एक उनविंशति, ऊन कहते कम होना, जैसे न्यून शब्द है, नी प्लस ऊन आया है, ऊन का अर्थ संस्कृत में होता है कम होना। तो एकोन, अब यहाँ पर आपको संधि अगर पिछली उसमें दोहराई होंगी और पढ़ी होंगी अच्छे से तो जरूर पता चल जाएगा कि एकोन, यहाँ पर कौन सी संधि होगी? एक प्लस ऊन शब्द है अ, और इधर का ऊ मिल करके ओ में चेंज हो जाता है। तो एकोन विंशति से लेकर के शतम, 100 तक की जो संख्याएं हैं वो भी क्या हैं? एक वचन में प्रयोग होती हैं। और जो हम युगल के लिए प्रयोग करते हैं ना, द्वयम, जैसे पुस्तक द्वयम, 2 पुस्तक रखी हैं, उसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं पुस्तक द्वयम अस्ति। 3 है मुनि त्रयम, ये सब क्या है? एक वचन में प्रयोग होंगे। और द्विवचन में जैसे नेत्र है, आँखों से देखता है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे तो नेत्राभ्याम, द्विवचन का रूप आएगा। आँख क्योंकि 2 हैं, हाथों से काम करते हैं, तो हस्ताभ्याम, द्विवचन का प्रयोग होगा। कान 2 हैं, कानों से सुनते हैं, दोनों कानों से सुनते हैं, दोनों उसमें प्रयोग हो रहे हैं, तो उसकी भी क्रिया में, और स्वयं श्रोत्र कान का भी जब संस्कृत में प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा द्विवचन में होगा। और एक आँख में कुछ हो जाए कि एक आँख से काना हो गया, उसकी एक आँख खराब हो गई, तो अक्षणा, वहाँ पर एक ही वचन का आएगा। परंतु जब कॉमन क्रिया का प्रयोग कर रहे होंगे आँख के लिए तो वहाँ पर क्या होगा? द्विवचन का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द लोक व्यवहार से ही संसार में ऐसे ही उनको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दारा शब्द है, लाज जो खील जिनको बोलते हैं, प्राण जो शब्द है उनका बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अक्षत है, असु प्राण के लिए आता है, इन सब का भी हमेशा पुल्लिंग के बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ऐसे ही वर्षा है, जल के लिए अप शब्द का प्रयोग आता है, अप, तो अप ये भी क्या है? अपह, अपस, ये संस्कृत में जब प्रयोग होगा तो ये बहुवचन का है, तो इसके साथ बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो वर्षासु मेघा गर्जन्ति, वर्षा में बादल गरजते हैं। तो वर्षा वैसे तो हमें एक लग रहा है हिंदी में वर्षा हो रही है, परंतु जब संस्कृत में प्रयोग करेंगे तो वर्षा शब्द क्या है? हमेशा से ही बहुवचन में है। ऐसे ही कितने लोग थे, ये जो आप शोले मूवी का सुनते आए हैं, तो कितने के लिए कति, कितने का उत्तर दें? जितने, तो जितने के लिए यति, उतने ही थे तति, तो ये शब्द भी हमारे क्या हैं? बहुवचन में आते हैं। तो कहेंगे कति जनाः सन्ति, कितने लोग थे, तो वो वहाँ पर 2 उत्तर देता है। द्वेस्तः, 2 हैं, वहाँ पर द्विवचन की क्रिया का प्रयोग आया। ठीक है, तो ये एक तरह से बेसिक है। इसमें और भी आगे अंतर है, जैसे जैसे हम साहित्य पढ़ेंगे या भाषा का और गहन अध्ययन किया जाएगा, उसमें हमें व्यवहार से, लगातार अभ्यास से उस भाषा में होने वाले जो आधारभूत चीज़ें हैं वो हमें पता चलती हैं। अब जो
पुरुष हैं, जैसे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनका सभी वचनों में प्रयोग होता है। सभी वचन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे प्रथम पुरुष में हम राम शब्द लें कि मैं आपको अब बता रही हूँ कि राजा राम हुए थे, तो राम की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर मैं और आपसे अलग, ये जिसकी बात की जा रही है, मैं और तुमसे अलग जिसकी बात की जा रही वो प्रथम पुरुष है। तो ये भी एक राम, दो राम, तीन राम हो सकते हैं। सभी वचनों में प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। अब अगर हम वह प्रयोग करते हैं कि वह स्कूल जाता है, मैं आपको बता रही हूँ कि वह स्कूल जा रहा है, तो वह, वे दो जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं, तो ऐसा करके जो वह, वे दो, वे सब, ये प्रयोग जो किया हमने प्रथम पुरुष का, वो तीनों वचनों में हो सकता है। मध्यम पुरुष भी, मैं आप सब बैठे हैं उनमें से कहूँ कि भाई तू क्या कर रहा है, तुम दोनों क्या कर रहे हो और तुम सब क्या कर रहे हो, तो सामने वाले के लिए में भी जब वक्ता कहते हुए एक को संबोधित करे, एक को बताए, दो को बताएं या सबको कहा जा सकता है, तो इसलिए त्वम भी तीनों वचनों में होता है। और हमेशा त्वम जब एक के लिए तब भी त्वम, दो के लिए कहीं तब भी त्वम और बहुत के लिए कहीं तब भी त्वम, जी नहीं। त्वम अकेला तू, तुम दो युवाम, तुम सब यूयम। याद कीजिए, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है, ये अलग है। यू जैसे हिंदी में हम प्रयोग कर देते हैं, वो यूयम्स का ही यू है। तुम सब के लिए भी हम यू का प्रयोग और अकेले के लिए भी यू का प्रयोग कर देते हैं, परंतु संस्कृत में अंतर है, त्वम, युवाम, यूयम। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष के। बोलने वाला जब केवल अपने मात्र को ही संबोधित करके अपने ही बारे में बात कर रहा हो, एक स्पेसिफिक एक के बारे में, तो वो क्या होगा? अहम, अहम वदामि, अहम पठामि। और नहीं, आपने पूछा जी कौन कौन पढ़ रहा है, तब मैं अगर उत्तर दूं हम दोनों पढ़ रहे हैं, तो तब क्या है? अहम की जगह हिंदी में हमने जैसे हम दोनों, ये क्या है? द्विवचन, तो इसके लिए अलग से शब्द है, वो क्या है? आवाम। ऐसे ही हम सब पढ़ रहे हैं। क्लास में जैसे टीचर आई और कहा कि शोर मचा रहे हो सब, तो कोई कहेगा नहीं जी हम सब पढ़ रहे हैं, तो हम सब, तो हम सब के लिए भी संस्कृत में एक अलग शब्द, और उसके लिए भी क्या है? वो बहुवचन के लिए क्या होगा? वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम, म, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। अब ये देखिए, एक तरफ हमने बात की ये सारे के सारे जो सर्वनाम हैं, आपने देखा प्रथम पुरुष में तीन चीजें बनी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में सह, अगर वह कोई पुल्लिंग है उसके लिए सह, स के पीछे विसर्ग। कोई स्त्री के बारे में वह का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में बात है, तो वहाँ प्रयोग करते हैं सा, आ लग जाता है, तो सह, वह, वे दो, तऊ, वे सब, ते, ठीक है, सह, तऊ, ते। तो प्रथम पुरुष में एक कर्ता के रूप में हमारे पास तीन चीज़ें होंगी। जब एज ए सब्जेक्ट हम किसी थर्ड पर्सन की बात, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन किया जाता है, जब वाक्य में उस थर्ड पर्सन को एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तब वो सब्जेक्ट तीन प्रकार का हो सकता है। या तो वो एक वचन का हो सकता है, या वह द्विवचन का हो सकता है, या वह बहुवचन का हो सकता है। ऐसे ही जब सामने वाला तू को एक कर्ता के रूप में वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है कि तू पढ़ता है, तू शोर मचा रहा है, तू पढ़ नहीं रहा है, ऐसे करके इस सेंटेंस में तू पढ़ नहीं रहा, भाव तो अलग है, हो सकते हैं, वो अलग बात थी, पर जब आप लिखा हुआ देखेंगे तू नहीं पढ़ रहा है, जब ये कहा गया तो तू यहाँ पर, तू एक, तुम दो या तुम सब, जब ये बात की गई है तो वहाँ पर भी क्या हुआ? मध्यम पुरुष एक कर्ता के रूप में तीन प्रकार से आ सकता है, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। ऐसे ही जब मैं, अहम, हम दोनों और जी हम सब, तो कर्ता के रूप में जब म का प्रयोग किया जाएगा तो तीन प्रकार से कर्ता उत्तम पुरुष का संस्कृत में प्रयोग होता है। वे प्रकार कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए ये एक चार्ट पूरा बनता है कि कर्ता इस वाक्य में, इस पूरे संसार में
इन क्रियाओं को करने वाले 3 ही तरह के हो सकते हैं, और वो 3 के भी 3 और प्रकार हैं। तो कुल मिलाकर के 9 हमारे पास सब्जेक्ट बनते हैं। या तो प्रथम पुरुष की कैटेगरी में आएंगे, उस कैटेगरी में भी 3, एक, द्वि या बहु, या वे मध्यम पुरुष के उसमें आएंगे क्या, त्वम, युवाम, यूयम, या वे उत्तम पुरुष की कैटेगरी में आएंगे, अहम, आवाम, वयम। तो इस पूरे संसार में जो कार्य करने वाला है, कोई भी क्रिया की जा रही है, वो 9 ही तरह के हो सकते हैं। ये देखिए संस्कृत भाषा में उन सब की ऐसे कैटेगरी बना करके बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। इससे अलग आपको ढूंढ कर दिखा दीजिए कि कोई कर्ता किसी वाक्य का है और वो इन 3 से बाहर हो। ठीक है, अब इनका प्रयोग ये ऐसी कैटेगरी होकर के क्या होगा, क्या है, क्या संबंध है, आगे भाषा में कैसे इनका रोल, वो भी संस्कृत भाषा में देखेंगे। तो जैसे हमारे पास आपने ये पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावः, पठामः, ये क्रियाएं हैं। क्रिया है एक, पठ, पढ़ना। वह पढ़ता है, तू पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ। तो हिंदी में क्या हुआ, वह पढ़ता है, तू पढ़ता है, ता है, दोनों में कॉमन था। परंतु संस्कृत में क्रिया में अंतर आएगा। वह पढ़ता है तो हमें जो पठती, पठता, पठन्ति ऐसे 3 बाई 3 है, 3 इस तरफ हैं, 3 इस तरफ हैं, 3 लाइन है प्रथम पुरुष की, 3 है मध्यम पुरुष की और 3 है उत्तम पुरुष की। तो इनमें से अगर हम पठती प्रयोग कर रहे हैं तो ये ती हमें बताएगा कि इस पठती क्रिया को करने वाला कोई प्रथम पुरुष है। और जब मैं ये कहूँगी कि तू पढ़ता है, तो हिंदी में जैसे कि पढ़ता है सेम रहा, संस्कृत में वो क्या हो जाएगा, पठसी, सी आ जाता है वहाँ पर। और जब अहम, मैं पढ़ता हूँ, जैसे हिंदी में हमने हूँ से चेंज किया, 2 में तो ता है सामान्य था, म के लिए हमने हूँ लगाया, मैं पढ़ता हूँ। ऐसे ही क्रिया, वर्ब, क्रिया जो संस्कृत में रूप में परिवर्तित हो रही है, वहाँ पर हम पठामी का प्रयोग करते हैं। तो अब अगर हमारा कर्ता इधर प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया के जो ये 9 हमें दिख रहे हैं, उनमें से क्रिया भी एक वचन की होगी। तो देखिए इसमें नंबरिंग की है एक तरह से सीखने के लिए। वहाँ 1 नंबर है हमारा, एक प्रथम लाइन का, प्रथम रो की प्रथम कॉलम, 1 तो नीचे से हम क्रिया भी क्या लेंगे, 1 सह पठति। ऐसे ही अगर मेरा कर्ता प्रथम पुरुष है और द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की पंक्ति की द्विवचन की ही आएगी, पठतः, तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं। अब वे देखिए बहुवचन है, परंतु और अन्य पुरुष है, प्रथम पुरुष है, इंग्लिश में कहें तो थर्ड पर्सन है, तो वहाँ पर्सन थर्ड या प्रथम, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होगी। तो पठन्ति, ते पठन्ति। अब अगर कहूँ मैं पढ़ता हूँ, तो अब अनुवाद कीजिए, म कहाँ है, पहले वाले कॉलम में, देखिए 7वें नंबर पर, और उसकी संस्कृत क्या है, अहम। ऐसे ही अब पढ़ता हूँ, इसके लिए भी क्या आएगा, क्रिया वाले नीचे के जो रूप हैं उनमें से देखिए पठामी, वे 2 पढ़ते हैं, कहाँ है वे 2, थर्ड पर्सन की बात है, थर्ड हमारी संस्कृत में क्या है, फर्स्ट, प्रथम पुरुष, तो वहाँ पर दूसरे में देखिए तऊ, और अब क्रिया कौन सी होगी, पठतः, तो 2 वहाँ से तो 2 नीचे से, दूसरे का दूसरा वहाँ से तो दूसरे का दूसरा ही नीचे से, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों की क्या है संस्कृत, युवाम, और पढ़ते हैं क्या होगा, पठतः। इनका एक बार उच्चारण शुद्ध देखिए, हम संस्कृत बोलते हुए इसमें ये विसर्ग खा करके अशुद्ध उच्चारण करते हैं पठ धातु के क्रिया रूपों का, तो क्या है, पठती, नोट पठती। पठती जब बोला तो ठ में अ मैंने नहीं बोला, वो गलत है, पठती, पठ, ठ बोलते हुए ठ कौन सा है, वर्ण, परीक्षा कीजिए अपनी, ठ है हमारा मूर्धन्य, जो जीभ है वो जो ऊंचा जो पीक पॉइंट है मुख में, वहाँ पर टच होती है, ट, ठ, ड, ढ, तो ठ मूर्धन्य है। तो मूर्धन्य में के बाद हमें उसमें अ की भी ध्वनि बोलनी है, अह कंठ से, और समृद्ध था, समृद्ध का अर्थ क्या था कि वो पूरा खुलता है, तो ठ, पठथी, और अगर अ नहीं बोला, पट टी, ठ के बाद तुरंत ई, तो शुद्ध उच्चारण इसका क्या होगा,
पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो थ के दूसरे के दूसरा जो कि नंबर 5 पर है, वहाँ देखिए विसर्ग हैं, तो पठथः। ऐसे ही तीसरी में जो दूसरा जिसका नंबर 8 बना हमारी इस क्रम में, उसको कहा जाएगा पठावह, और अंतिम क्या है, पठामह। तो उच्चारण एक बार फिर से साथ साथ बोलते हुए, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ। अब यहाँ पठथः और पठथ, अब देखिए जो संस्कृत भाषा की विशेषता कि वहाँ पर लगी हुई, जैसे मैथ में कोई भी निशान या अंक लिखा हुआ है, उसका कोई ना कोई प्रयोग है, ऐਵੇਂ ही नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे ही भाषा में भी अगर पठथः आपने विसर्ग के साथ प्रयोग किया तो ये इंडिकेट करता है कि पढ़ने वाले दो हैं, और वो भी कौन दो, सामने वाले मध्यम पुरुष। और पठथ बिना विसर्ग के प्रयोग किया तो ये बता रहा है कि पढ़ने वाले बहुवचन हैं, और वो भी कौन से, मध्यम पुरुष के। तुम सब पढ़ रहे हो, ये बात हम कहना चाहते हैं। तो लिखा है शुद्ध तो उसका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। वो क्या है, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। व के पीछे विसर्ग है तो उनको बोलिए, खा गए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आगे जब लोट लकार हम सीखेंगे, जब किसी को आदेश देने के अर्थ में कि तू पढ़, एक बता रहे हैं कि वह पढ़, तू पढ़ता है, एक कहेंगे तू पढ़, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वहाँ पर हम पठ का प्रयोग करते हैं। तो ये जो विसर्ग बोलना और न बोलने से भी शब्द के अर्थ में अंतर आता है। इसलिए उच्चारण शुद्ध होना संस्कृत भाषा सीखने की प्रथम सीढ़ी है। वो हमें आया तब आप अर्थ की ओर गति कर सकते हैं। तो एक बार फिर से, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो इस तरह से प्रथम पुरुष वह है, उसके साथ में पठति। अकेला पठति अगर कहीं भी लिखा हुआ मिलता है तो देखिए ये एक क्रियापद अपने आप में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। क्या बताएगा, ये बताएगा कि इसमें धातु या कार्य जो हो रहा है पढ़ने का, तो एक तो हमें रूट पता चलती है पठति इस शब्द से, दूसरा इसका कर्ता कौन है, क्या कोई थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, मतलब प्रथम पुरुष है, मध्यम है कि उत्तम पुरुष है, तो ये ती हमें बताता है। ऐसे ही ती हमें वचन भी बता रहा है कि एक वचन का है पढ़ने वाला, कि दो हैं कि बहुवचन है, और एक तीसरा टाइम भी बताता है, काल, समय भी, कि प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि भूतकाल, पास्ट की या फ्यूचर की बात। तो अकेला संस्कृत का एक क्रियापद अपने साथ इतने सारे अर्थों की अभिव्यक्ति करता है। ये अपने आप में एक खंड वाक्य का एक छोटा हिस्सा। यहाँ से हमें कर्ता, समय और वचन और साथ में क्रिया, कम से कम ये 4 चीज़ें तो अवश्य पता चल रही हैं। अकेला हम त्वम पठसी ये भी बोल सकते हैं, और अकेला पठसी कहा तब भी अपने आप इंक्लूड है कि तू पढ़ रहा है। अगर मैंने अकेला ये बोला पठावह, तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है कि आवाम पठावा, हम दो पढ़ रहे हैं। तो ये शुरू वाले बोलें या न बोलें, अकेला ये प्रयोग हुआ जो क्रियापद है, ये अपने आप में संस्कृत भाषा के उन पुरुषों की भी पहचान कराता है। तो आज के इस निष्कर्ष में हमने क्या सीखा कि संस्कृत भाषा में 3 पुरुष हुए। पुरुष का अर्थ आपने जाना, कोई मेल फीमेल ये नहीं है। पुरुष का अर्थ है कि जितने भी इस संसार में हम किसी भी चीज़ के लिए जो एक शब्द प्रयोग करते हैं, वो 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, या तो प्रथम, मध्यम या उत्तम। और इनमें भी कोई बड़ा, छोटा, श्रेष्ठ और ऐसा नहीं है, बस एक डिवीजन है, बांटने का प्रकार है। तो पुरुष 3, जहाँ भी शब्द हैं हम उनको 3 प्रकार से कर सकते हैं, प्रथम, मध्यम या उत्तम। और ऐसे ही 3 वचन हैं, जो वे पुरुष हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम पुरुष हमारा एक वचन में भी, द्विवचन में भी या बहुवचन में। तो इस तरह से 3 वचन हैं, 3 पुरुष हैं, और पीछे हमने देखा था कि 3 लिंग हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत सारी हैं, इनको अवश्य याद रखिएगा, और आगे की क्लास में हम इनके और विस्तार से प्रयोग देखेंगे। धन्यवाद।